हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम क्या लेकर आए हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भी हम लेकर आए हैं मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। पेपर नंबर 5 है, क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव। तो इसको शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम दे देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता रहता है कि आपकी पढ़ाई आपके लिए हमेशा आसान बनी रहे। तो इसी में हम आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो अब भी मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए कुछ नया लेकर आया है, यानी कि बुक्स और ई बुक्स। जैसे अभी तक आप जो है इंटरनेट के थ्रू जो है पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आप बुक्स के माध्यम से भी मैग्नेट ब्रेन्स से कनेक्टेड रह सकते हैं। वो कैसे? अब ये बुक्स और ई बुक्स आपके लिए जो रेडी की गई हैं, ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के लिए और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के लिए रेडी है। अब ये तो हमने बुक तो रेडी कर दी, बुक तो आपको ऐसे भी बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन अब और भी ज़्यादा इस बुक को आपके लिए आसान हमने बनाया। कैसे बनाया? इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि हम सैम्पल पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो हम जितने भी सैम्पल पेपर करेंगे ये सब हमारी पूरी एक बुक में आ जाएगा। तो हमारी एक बुक हो जाएगी सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक। हम जैसे एनसीईआरटी क्या कहते हैं सॉल्यूशंस करते हैं, सभी चैप्टर्स के हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं, एक्सरसाइज रहती हैं, सभी सब्जेक्ट्स में रहती है ना। तो हमारी एक बुक ऐसी रहेगी जिसमें सारे चैप्टर के आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस रहेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक देखिए इस तरीके से आपके पास में रेडी है। जैसे सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक है हिंदी इलेक्टिव के लिए, क्लास 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी इलेक्टिव के लिए, तो जो अभी हम आपको कराएंगे आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये भी एक बुक है हमारे पास में। फिर ये यहाँ पे क्लास 12 हिंदी, ये एनसीईआरटी सोल्यूशन हिंदी इलेक्टिव बुक। तो यहाँ पर आपके सामने ये सारी बुक्स हमारी सब है। जैसे एमसीक्यूज़ किया है तो एमसीक्यूज़ की भी एक बुक हमारे पास में। तो इससे सारी बुक्स रेडी है, बस आपको करना क्या है, आपको इससे लेना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब आते हैं कि ये हमको मिलेंगी कैसे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए, हमारा एक टीम मेंबर आपसे कॉन्टेक्ट करेगा इस बुक के लिए। तो बुक भी प्राप्त करिए और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का आज का हमारा पेपर है मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, पेपर नंबर 5 है। तो अभी तक हम 4 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, आज हम 5th पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इन सैम्पल पेपर्स को बहुत ही मेहनत के साथ सॉल्व करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है इसका सॉल्व करने का? इससे आप कई चीज़ें, जैसे आपको क्या चीज़ याद है, क्या चीज़ समझ में आई है, क्या नहीं आई है, कहाँ आप गलती कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको जहाँ समझ में आएंगी, जब समझ में आएंगी तो आपके पास सुधार की गुंजाइश रहेगी, आप उसमें वर्क कर सकते हो, आप सुधार कर सकते हो, आप पेपर के पैटर्न से हैबिचुअल होंगे। उसके साथ ही साथ आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी मिस्टेक्स कम होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे, इसीलिए आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहो इन सैम्पल पेपर्स की। तो शुरू करें आज का पेपर। जब पेपर हमको मिलता है तो हमारे सामने कुछ सामान्य निर्देश रहते हैं, इनको देखेंगे। निर्धारित समय 3 घंटे का रहता है, पूर्णांक 80 मार्क्स का हमारा रहेगा। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, आ और बा, और टोटल 14 प्रश्न हमसे पूछे गए। कितने? 14 क्वेश्चन से पूरे क्वेश्चन पेपर में। अब ये जो हमारा 2 खंडों में विभक्त है का जो आ हमारा जो खंड है उसके अंदर 48 एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 40 करने हैं, लेकिन सब इंटरनल आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, उन्हीं के हिसाब से करेंगे। ये नहीं कि जो मर्जी आए वो करे वो बाकी छोड़ दे, नहीं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 प्रश्न करने हैं। फिर आते हैं खंड बा में आपसे वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी के आंसर डिटेल में देने हैं, सभी प्रश्नों के साथ विकल्प मौजूद है आपके पास। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन करिए। आपको ये जितने भी निर्देश दिए गए हैं आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ लिखे इसीलिए गए हैं ताकि आप इनको पढ़ें और इनका पालन करें। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब जितने 14 क्वेश्चन हैं सभी को करना आपके लिए जरूरी है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए, यानी कि 1 से लेकर 14 तक के जो क्वेश्चंस है इनको आपको सीक्वेंस में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि हमने 12 पहले कर दिया, हमने 14 पहले कर दिया, हमने 8 कर दिया। नो, आप लाइन से काम करेंगे सारा। तो वही है क्रमशः करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ है हमारे पास, प्रश्न संख्या 1 है हमारे पास। यहाँ एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है, इस पर आधारित 10 प्रश्नों के उत्तर देने। 10 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, तो बहुत सावधानी से इस अपठित गद्यांश को हम पढ़ेंगे। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका तथा उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना है मानव।
कण कण में व्याप्त होने के साथ ही वह सर्वाधिक निकट हमारे अंदर स्थित है। कहाँ? हमारे अंदर। फिर भी मानव हताश, निराश, दुखी तथा अशांत है। इसका कारण है ईश्वरीय ज्ञान का अभाव। प्रश्न है उसे कैसे जाना जाए? ईश्वर से मिलन का सीधा सरल तरीका है ध्यान। ध्यान है देखना, पर इन बाहरी आंखों से नहीं, अंतर्दृष्टि से देखना। मतलब ईश्वर हम सभी के अंदर है और इसे हम ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हम बाहरी आंखों, इन आंखों से देखें, हम आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा को देखें। ध्यान के द्वारा मन को एकाग्र कर प्राण में, आत्मा में स्थिर किया जाता है। जैसे सूर्य की बिखरी किरणों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा एक बिंदु पर केंद्रित करने से अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे आप लोग करते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करते हैं, सूर्य की जो रोशनी आ रही है, अगर उससे आप यहाँ पर उस सूर्य की रोशनी को केंद्रित कर देंगे हम, तो क्या होता है, यहाँ पे अग्नि पैदा हो जाएगी ना। उसी तरीके से हमें ध्यान का करना है, केंद्रित करना है एक बिंदु पे आके। वैसे ही ध्यान द्वारा चित्त की वृत्तियों में घनीभूत होने पर चैतन्य शक्ति, दिव्य प्रकाश, अमृत रस तथा अनहद संगीत के रूप में प्रकटीकरण होती है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, यानी अपने आप से परिचय करना। क्योंकि हम अपने अंदर ध्यान जब केंद्रित करते हैं तो हम अपनी बुराइयों, अच्छाइयों, ताकत, शक्ति, अपनी स्ट्रेंथ सभी के बारे में जान पाते हैं। ध्यान आत्मा का भोजन तथा मुक्ति का मार्ग है, जिससे परम तत्व परमात्मा के रहस्यों का उद्घाटन अंतरात्मा से में होता है। ध्यान सभी धर्मों का सार है तथा सभी संतों एवं महापुरुषों द्वारा अपनाया गया मार्ग है। ध्यान के महत्व को समझे बिना तथा किए बिना कोई भी व्यक्ति धार्मिक तथा अध्यात्मवादी नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान से चित्त का रूपांतरण होता है। पारलौकिक के साथ साथ लौकिक रूप में भी ध्यान मानवोपयोगी है। मन के विकार शारीरिक व्याधियों के मूल है। इस साधना से ये श्वासों की गति नियमित होती है, जिससे व्याधिकारक चंचल मन शांत होता है और अनेक प्रकार की व्याधियों का शमन होता है। ध्यान से मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ती है, बुद्धि कुशाग्र होती है और तथा समय समय पर आने वाले प्रश्नों की समस्याओं का समाधान आंतरिक शक्ति से होता है। मतलब हमारी बुद्धि तेज होगी, हमारे अंदर की जो कार्य क्षमता है वो तेज होगी और हमारे सामने कोई भी प्रश्न आएगा तो हम अपनी प्रखर बुद्धि से उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत तेजी से दे सकते हैं। साधना से निष्क्रिय दायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। आप सभी को पता है कि दाएं साथ का तरफ का जो मस्तिष्क होता है वो ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता, लेकिन जब हम साधना करते हैं तो वो मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है तथा मस्तिष्क की कार्य कुशलता और शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। ध्यान परमानंद का झरना है। इस प्रक्रिया में आनंद की रिमझिम वर्षा होती है, क्योंकि साधक के ध्यानस्थ होने पर मस्तिष्क में तरंगे उत्पन्न होती हैं जो शांति तथा आनंद का कारण होती हैं, किंतु इस हेतु मन का शांत होना आवश्यक है। तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमारे मन का शांत होना सबसे पहली कंडीशन है। प्रसन्नता की प्राप्ति हेतु आनंद केंद्र पर ध्यान कर उसे जागृत किया जाता है, जिससे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खिन्न व विचलित नहीं होता। तो जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या होता है, चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां आ जाए हमारा मन कभी भी विचलित नहीं होगा, हम कभी भी परेशान नहीं होंगे तथा सदैव प्रसन्न व तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करता है। ध्यान की प्रक्रिया सरल है, किंतु आवश्यकता है इसे जानने की। तत्वदृष्टता सद्गुरु से इसको जानकर इसका नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए। ये साधना शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकारों को दूर कर सुख, समृद्धि, दीर्घायु तथा आनंद प्रदायक है। स्वयं के अतिरिक्त परिवार एवं विश्व में शांति व मंगल भावना हेतु भी साधना आवश्यक है। तो यहाँ पर इस साधना को हम कैसे कर सकते हैं, वो है हम प्रशिक्षण के द्वारा धीरे 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 कोशिश करके इसको हम ध्यान केंद्रित करने का कार्य कर सकते हैं। अब इस पे आधारित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है, गद्यांश के अनुसार शारीरिक व्याधियों का मूल किसे कहा गया है? ध्यान को, मन की शांति को, मन के विकार को या चंचल मन को? तो किसको बोला गया है? वो है मन के विकार को। मन के अंदर जो ग्लानियां होती हैं, जो बुरी बातें होती हैं, ये विकार कहलाता है। विकार मतलब गलत चीजें। दूसरा प्रश्न है, मानव हताश, निराश और दुखी क्यों रहता है? क्या कारण है वो हताश रहता है, निराश रहता है, दुखी रहता है? स्वयं के कर्मों के कारण, ईश्वर का ज्ञान ना होने के कारण, बुद्धि के अभाव के कारण, दूसरों के सुखों के कारण। तो वो क्यों रहता है निराश, हताश और दुखी? क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान नहीं होता और वो इधर उधर उनको ढूंढता रहता है। किसके माध्यम से मन को एकाग्र कर प्राण व आत्मा में स्थिर किया जा सकता है? किसके माध्यम से हम मन को एकाग्र कर सकते हैं?
ईश्वर के, गुरु के, शक्ति के या ध्यान के। तो वो माध्यम हमारा क्या है, वो है ध्यान। ध्यान करके हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। गद्यांश के अनुसार आत्मा साक्षात्कार से क्या है, आत्म साक्षात्कार से क्या तात्पर्य है? स्वयं से परिचित होना, स्वयं को तनाव मुक्त रखना, हृदय में अंतर द्वंद्व चलना, ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेरित होना। तो यहाँ पर आत्म साक्षात्कार से तात्पर्य है स्वयं से परिचित होना। हम तो कहते हैं कि हम अपने आप को बहुत जानते हैं, लेकिन नहीं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से सिचुएशन पे हमारा रिएक्शन है जो हम खुद भी नहीं जान सकते। तो ध्यान द्वारा जब हम मन के केंद्रित करते हैं तब हमारा आत्म साक्षात्कार होता है, अर्थात तब हम अपने आप को अंदर से जान पाते हैं। पांचवा प्रश्न है, ध्यान करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? बुद्धि कुशाग्र होती है, मस्तिष्क में क्रियाशीलता बढ़ती है, समस्याओं का समाधान करने की आंतरिक शक्ति बढ़ती है, उपरोक्त सभी। तो गद्यांश के अनुसार हम देखेंगे तो ये सभी होता है, ध्यान करने से हमें ये सभी फायदे होते हैं। प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए किस पर ध्यान लगाया जाता है? जब प्रसन्नता यानी खुशी प्राप्त करने के लिए हम किस पे मन लगाते हैं? मस्तिष्क पर, आनंद केंद्र पर, हृदय पर या कार्य कुशलता पर? तो हम वो लगाते हैं आनंद केंद्र पे, यानी कि जिस चीज से हमें आनंद प्राप्त होता है हम उस पर हम अपना ध्यान लगाते हैं तो हमें खुशी प्राप्त होती है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि ध्यान की प्रक्रिया कैसी होती है, सरल, गंभीर, बोधगम्य या क्लिष्ट? तो यहाँ पर जो गद्यांश के हिसाब से है वो है सरल होती है, बस इसे हम जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हम उसे प्राप्त कर लेंगे। ध्यान के द्वारा मनुष्य को किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है? बौद्धिक, सात्विक, परमानंद या शारीरिक? तो ये जो सुख होता है ये होता है परमानंद, यानी सभी आनंदों से परा आनंद जो होता है उसकी प्राप्ति होती है। ध्यान के महत्व को समझे बिना या किए बिना कोई भी व्यक्ति धार्मिक या अध्यात्मवादी क्यों नहीं हो सकता? यानी कि हम अगर ध्यान के महत्व को ना समझे तो कोई भी व्यक्ति जो है अध्यात्मवादी नहीं बन सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि संतों द्वारा इसे अपनाया गया है, क्योंकि ध्यान से चित्त का रूपांतरण होता है, क्योंकि ध्यान से व्यक्ति स्वार्थी होता है, क्योंकि ध्यान सभी कष्टों का निवारण है। तो सही ऑप्शन है क्योंकि ध्यान से चित्त का रूपांतरण होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो अपने अंदर की बुराइयों को देखते हैं, जब हम बुराइयों को देखते हैं तो उन बुराइयों को अपने आप से अलग करते हैं। तो क्या हुआ, हमारे मन का परिवर्तन हो गया, तब हम एक अध्यात्मवादी व्यक्ति में तब्दील हो जाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? अब ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है, किस विषय वस्तु पर आधारित है या इसका आप शीर्षक क्या दे सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस शीर्षक या विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न जरूर आते हैं, तो इसके लिए आपको गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। देखिए क्या है, मन की शांति पर, ध्यान के महत्व को, आनंद प्राप्ति के साधन पर या मस्तिष्क के विकास पर। तो ये कौन सी विषय वस्तु है? वो है ध्यान के महत्व को, ध्यान कितना आवश्यक है इसके महत्व पर ये पूरा हमारा जो गद्यांश है वो आधारित था। यहाँ पर अब प्रश्न संख्या 1 खत्म हुई, अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पर हमारे सामने 2 काव्यांश प्रस्तुत किए गए हैं, दोनों में से एक काव्यांश हमें करना है। इस पर आधारित हमारे पास है 8 प्रश्न, ठीक है। एक काव्यांश पे कितने? 8 प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोनों में से कोई भी आप काव्यांश कर सकते हैं। तो सबसे पहला काव्यांश हमारे सामने आ रहा है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग अमर हो जाते हैं उनमें नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। तो यहाँ पर अपनी मातृभूमि देश के लिए कार्यरत रहने की जो भावना है वो पूरी तरीके से दिखाई देती है। जो लोग गरीब हैं, परेशान हैं, उनकी मदद करी जा रही है। जो लोग बहुत ही तकलीफ में, अंधेरे में हैं, कहने का तात्पर्य जिन्हें कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, हम उन लोगों को क्या है नज़र में लाएंगे। अर्थात जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको हम नज़र में लेकर आएंगे और ज़रूरत पड़ी तो मातृभूमि के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करेंगे। तो ये हमारा पहला काव्यांश था, इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है।
कवि की क्या अभिलाषा है? सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की, मरने से पूर्व देश के लिए कुछ ऐसा करने की जिससे उसका नाम इतिहास में अंकित हो जाए, मरने से पूर्व समाज सेवा करने की ताकि मन में कोई ग्लानि ना रहे, मरने से पूर्व ओजस्वी कविता लिखने की जिससे लोग उसे याद कर सके। तो यहाँ पर कवि की क्या अभिलाषा है? वो है मरने से पूर्व देश के लिए कुछ ऐसा करने की जिससे उसका नाम इतिहास में अंकित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्यांश में किन लोगों को सुखी करने का संकल्प लिया गया है? कौन से लोग हैं जिन्हें हम लोग सुखी करना चाहते हैं? जो लोग गरीब एवं भिखारी हैं, जिन पर किसी की छाया नहीं है, जो लोग असहाय हैं, या उपरोक्त सभी। तो हम अगर देखेंगे तो पद्यांश में जो है इन सभी की बात की गई है जिन्हें हम सुखी करने का संकल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कवि किन लोगों में पुनः उत्साह जगाना चाहता है? फिर से जो है वो उत्साह जगाना चाहता है। जो लोग हार मानकर बैठ गए हैं उनको, जो लोग अपना उत्साह और आशा खो चुके हैं उनको, का और खा दोनों, या जो लोग जीवन में संपन्न हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? हम का और खा। जो लोग हार मानकर बैठ गए उनको उत्साह जगाना चाहता है, और जो लोग उत्साह और आशा खो चुके हैं उनमें उत्साह जगाना चाहता है। तो हमारा का खा दोनों सही है, तो हम गा में टिक करेंगे, सही है। कवि मातृभूमि की सेवा किस प्रकार करना चाहता है? किस तरह कर रहा है? वो अपनी कविता की रचना करके, उपदेश देके, अपना सर्वस्व लगाकर, या जनता को एकजुट करके। तो कवि मातृभूमि की सेवा कर रहा है अपना सर्वस्व लगा के, मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर करके वो देश की सेवा करना चाहता है। पद्यांश में हम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? हम जो इस्तेमाल किया है वो किस लिए इस्तेमाल किया गया है? देशवासियों के लिए, कवि वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, या समाज सेवकों के लिए? तो यहाँ पर जो हम शब्द इस्तेमाल हुआ है वो देशवासियों के लिए, यानी कि हम सभी देशवासियों, मतलब इस देश में जितने लोग रहते हैं सभी के लिए इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किन लोगों के लिए उद्यम का दीप जलाना चाहता है? कैसे लोग हैं? जो अज्ञानतावश स्वयं को ही भुला बैठे हैं, जिन लोगों के घर में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, जो लोग अंधकारवश स्वयं को नहीं देख पा रहे हैं, जो आज़ादी के दीवाने हैं। तो यहाँ पर उद्यम का दीप जो जलना चाहता है वो जो अज्ञानतावश स्वयं को भुला बैठे हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं लेकिन उन्होंने उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो उन लोगों को वो मोटिवेट करके सभी लोगों के प्रकाश में लेकर आना चाहता है। मरने वाली दुनिया में कवि किस प्रकार अमर होना चाहता है? किस तरह अमर होगा? अपनी भलाई करके, सदैव सत्य बोलकर, देश के लिए विशेष काम करके, अपने मित्रों की सहायता करके। तो किस तरह अमर होगा? वो है देश के लिए विशेष काम करके अमरों में अपना नाम लिखाऊंगा, यानी कि जो अमर लोग हैं उनमें ऐसे लोग जो अपने कार्यों के सहारे हमेशा जाने जाते रहेंगे, तो वो लोग क्या होते हैं? अमर। मर के भी उनके नाम चलते हैं, तो उन लोगों में वो अपना नाम लिखाते हैं। और कैसे लिखाएंगे? देश के लिए विशेष कार्य करके। प्रस्तुत पद्यांश में कवि किन्हें गले लगाने की बात कर रहा है? पारिवारिक सदस्यों को, समाज सेवकों को, गरीबों को, या मातृभूमि को? तो किसको गले लगाने की बात हुई है? वो है गरीबों को। वो गरीबों को गले लगाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला काव्यांश खत्म हुआ। अब हम आ गए अपने दूसरे काव्यांश में। दोनों में से एक करना था। अब दूसरा काव्यांश क्या है? तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस थे या बबूल। तो यहाँ पर क्या है? एक छोटा सा बच्चा, उसकी मुस्कान देखकर कवि जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। अब ये बच्चे की हंसी कैसी है? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके दो दांत निकलते हैं आगे के, ऊपर नीचे के, तो जब वो मुस्कुराता है तो वही। तो यहाँ पर क्या है? यह तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, अर्थात नए नए निकले दांतों की जो मुस्कान होती है वो मृतक लोगों में भी जान डाल लेगी। मतलब इतनी सुंदर है कि जो लोग बहुत ही निराश हो चुके हैं वो भी हर्ष से भर जाएंगे। धूल दूसरी, मतलब जो गाल हैं वो धूल से सने हुए हैं। और तुम तालाब, यहाँ पे अर्थात जैसे कमल जो है वो कहाँ खिलता है? तालाब में खिलता है, लेकिन इस समय वो कमल कहाँ खिला हुआ है? हमारे कवि की झोपड़ी में। और उसका हाथ पाकर जो है जो कठोर से कठोर पत्थर होता है वो भी पिघल जाता है, और जो लोग बहुत ही कठोर हृदय वाले होते हैं उनका मन भी पिघल जाता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए होगे आँख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार,
यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। अब क्या है, कभी पहली बार बच्चे से मिले हैं तो बच्चा भी अनजान है इनसे, और बच्चे के लिए भी ये अनजान है। तो वो क्या, अनिमेष यानी कि लगातार बिना पलक झपकाए वो कवि को देख रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि क्या हुआ कि तुम जो है मुझे पहली बार नहीं पहचान पाए, तुम मुझे एकटक लगा के देख रहे हो, मैं तुमसे नजर फेर लेता हूं, नहीं तो तुम थक जाओगे। भाई बच्चा बिना पलक झपकाए देखेगा तो क्या होगा, थक जाएगा। तो वे कहते हैं तुम्हारी माँ ना होती तो शायद मैं तुमसे परिचित ना हो पाता। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार मृतक में भी जान डाल देने की शक्ति किसमें है? कवि की मधुर कविता में, शिशु की दंतुरित मुस्कान में, स्वयं ईश्वर की शक्ति में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही क्या है, वो है शिशु की दंतुरित मुस्कान में है, जो मृतक में भी जान डाल देगी। कवि की झोपड़ी में जलजात खिलने का क्या अभिप्राय है? जलजात खिलने का क्या मतलब है? शिशु की मनमोहक मुस्कान से आनंद का छा जाना, वर्षा ऋतु के कारण कमल के फूलों का खिल जाना, जीवन में धन संपत्ति की कमी का न होना, शिशु द्वारा घर का सामान अस्त व्यस्त कर देना। तो कवि की झोपड़ी में जलजात खिलने का तात्पर्य है शिशु की मनमोहक मुस्कान से आनंद का छा जाना, यानी कि जो बच्चा आ गया है इसकी वजह से इनके घर में पूरी तरह प्रसन्नता छाई हुई है। दंतुरित मुस्कान की क्या विशेषता होती है? निश्चलता और मासूमियत, मस्ती का भाव, किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं, या उपरोक्त सभी? तो यहां पर हम बोलेंगे कि उपरोक्त सभी भाव होते हैं दंतुरित मुस्कान में। यदि शिशु कवि को देखकर नहीं मुस्कुराता तो कवि को क्या प्राप्त नहीं होता? अगर देखकर नहीं मुस्कुराता तो उसे क्या नहीं मिलता? नए नए नुकीली दांतों वाली दंतुरित मुस्कान देखने का सौभाग्य, शिशु की मां से मिलने का सौभाग्य, परदेश जाकर रहने का सौभाग्य, नवीन विषय पर कविता लिखने का सौभाग्य। तो यदि शिशु उसे देखकर ना मुस्कुराता तो कवि को जो है नए नए नुकीले दांतों को देखने, जो मुस्कान होती है नुकीले दांतों को देखने की जो मुस्कान होती है उसका वो सौभाग्य वो प्राप्त नहीं कर पाते, अर्थात वो दंतुरित मुस्कान देखने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं होता। कवि किसके कारण शिशु को देख सका है? नेत्र, चिकित्सक, माँ या मुस्कान? तो किसके कारण है? वो है माँ के कारण देख सका है, क्योंकि माँ माध्यम बनी है। शिशु कवि को कैसे देख रहा है? पलकों को लगातार झपकाकर, संकोच युक्त नेत्रों से, थके हुए नेत्रों से, या बिना पलक झपकाए? तो वो कैसे देख रहा है? वो है बिना पलक झपकाए। अनिमेष देखा ना, अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए देखना। कवि के अनुसार कठोर पत्थर जल में किस प्रकार परिवर्तित हो गया? कठोर पत्थर जल में किस प्रकार परिवर्तित हो गया? शिशु के आगमन से, शिशु के हंसने से, शिशु के स्पर्श से, या शिशु की दंतुरित मुस्कान से? तो कैसे परिवर्तित हुआ? वो है शिशु के स्पर्श से। शिशु के छू लेने मात्र से कठोर जो पत्थर था वो जल में परिवर्तित हो गया। शिशु के गाल कैसे हैं? धूल धूसिर गाल। किस तरीके गात कैसे हैं? सावले रंग के, धूल से सने हुए, अत्यंत कोमल, या श्वेत रंग के? तो वो हैं आपके धूल से सने हुए गाल हैं। तो अब यहां पर हमारा प्रश्न संख्या 2 समाप्त हुआ। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 3 पे। यहां पर हमारी जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उससे हमसे पूछे गए हैं 5 प्रश्न, और 5 ही प्रश्न हमको यहाँ पर करने हैं। तो पहला प्रश्न है, अपने क्षेत्रीय विशेष की घटनाओं को एकत्रित करने और संबंधित विषय पर लेखन कार्य निम्न में से किस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत होता है? अब ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी क्षेत्र, जो भी संवाददाता को क्षेत्र दिया जाता है, उस पर किसी कोई घटना घटी, उस पर पूरी तरीके से जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहलाता है आपका विशेष लेखन, क्योंकि क्षेत्र विशेष से होता है, इसलिए ये विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। निम्न में से किस पत्रकारिता के अंतर्गत छिपी हुई सूचनाओं एवं तथ्यों को सामने लाने के लिए छानबीन की जाती है? ऐसे तथ्य जो कहीं ना कहीं छिपे होते हैं और फिर क्या करते हैं, कोई पत्रकार जो है अपनी पत्रकारिता के माध्यम से उनको बाहर लेके आता है और लोगों के सामने रखता है। तो ये पत्रकारिता कौन कहलाती है? वॉचडॉग पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, या खोजपरक पत्रकारिता? तो ये पत्रकारिता कहलाती है खोजपरक पत्रकारिता, यानी कि छुपी हुई चीजों को खोज कर लाकर सभी के सामने रखना। कहानी में वास्तविकता का पुट लाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वास्तविकता मतलब कहानी जो है वो हमें वास्तविक लगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पात्र, द्वंद्व, देश काल एवं वातावरण, या चरमोत्कर्ष? तो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए देश काल और वातावरण। मतलब
अब मान लीजिए अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है तो और किस समय घटित हुई, मान लीजिए आज से 100 साल पहले घटित हुई है, तो हमें उस समय का परिवेश और ग्रामीण परिवेश को ला के तब हमें जो है कहानी की रचना करनी है। वहाँ की भाषा लेनी है, लोकगीतों को लेना है, वहाँ की बोली कैसी होती है, वहाँ के लोगों का परिवेश कहता है, ये सभी कुछ जब हम कहानी में शामिल करते हैं तभी उसमें वास्तविकता का पुट आता है। संवाददाता के कार्य का विभाजन उसकी रुचियों और ज्ञान को ध्यान में रखकर करने को मीडिया की भाषा में क्या कहा जाता है। मान लीजिए कोई पत्रकार है, उसे किसी क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो उसे उस क्षेत्र की पत्रकारिता दे दी जाती है, तो वो क्या कहलाता है? डेडलाइन, बीट, बाइट्स या डेस्क? तो वो कहलाता है आपका बीट, यानी कि इसे पत्रकारिता की भाषा में बीट कहा जाता है। जैसे किसी को अपराध के क्षेत्र में जो है पत्रकारिता करना बहुत अच्छा लगता है तो उसकी बीट क्या हो गई? क्राइम बीट हो गई। किसी को फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट है तो वो क्या हो गया? एंटरटेनमेंट बीट हो गई उसकी। किसी को राजनीति में इंटरेस्ट है तो उसकी पॉलिटिक्स बीट हो गई। तो इस तरीके से जो भी संवाददाता है उसे इंटरेस्ट के हिसाब से उसका क्षेत्र देना कहलाता है पत्रकारिता भाषा में बीट। भारत में टेलीविजन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? 10 मार्च 1960, 12 फरवरी 1958, 15 फरवरी 1959, 8 अप्रैल 1957। तो सही इसका ऑप्शन है वो हुआ 15 सितंबर 1959 में। निम्नलिखित काव्यांश, अब प्रश्न संख्या 4 है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास में हमारे पठित काव्यांश आ रहे हैं, यानी कि हमारी बुक जो है उसमें से हमसे पूछा गया, अंतरा बुक में से हमारे काव्यखंड का पठित गद्यांश है, पद्यांश है। पढ़ते हैं, इस पर हमसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं, 6 हमें करने हैं। बढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो वह यह अपनी धाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभाले यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। तो ये कौन सा है? देवसेना के गीत से लिया गया है। प्रश्न है, देवसेना के जीवन रूपी रथ पर कौन सवार होकर चल रहा है? प्रेम, स्कंदगुप्त, प्रलय या स्वयं देवसेना? तो कौन सवार है? वो है प्रलय। नेक्स्ट है, उससे हारी होड़ लगाई। पंक्ति में किससे हारने की बात की गई है? किससे हार गए हैं? विपरीत परिस्थितियों से, पारिवारिक प्रतिस्पर्धा से, सत्य के ज्ञान से या उपरोक्त सभी? तो वो किससे हार गए हैं? वो है आपके विपरीत परिस्थितियों से, यानी कि ऐसी परिस्थितियां होती है ना जो हमारे जीवन के अनुकूल नहीं होती, वो विपरीत परिस्थितियां कहलाती है। तो देवसेना ने उससे हारी होड़ लगाई, अर्थात यहाँ पर हारने की बात किससे की गई है? वो है विपरीत परिस्थितियों से। देवसेना की करुणा क्या कर रही है? प्रसन्न नृत्य, हाहाकार, अफसोस या आत्मग्लानि? तो क्या कर रही है वो कर रही है हाहाकार। देवसेना किस धरोहर को लौटाने की बात कहती हैं? स्कंदगुप्त का प्रेम, राष्ट्र के प्रति सेवा भाव, काखा दोनों या जीवन रूपी रथ? तो देवसेना जिस धरोहर की बात कर रही हैं वो है आपके स्कंदगुप्त का प्रेम भी लौटाना चाहती हैं और राष्ट्र के प्रति उनका सेवा भाव है, इन सभी को वो धरोहर के रूप में लौटाना की बात कर रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत देवसेना के मन में ग्लानि होने का क्या कारण है? अब ये जो गीत हमारे साथ जो प्रस्तुत अंश प्रस्तुत किया है तो इसमें देवसेना के ग्लानि होने का क्या भाव है? राष्ट्र सेवा एवं प्रणय भाव ना संभाल पाना, पारिवारिक धरोहर को ना संभाल पाना, युद्ध क्षेत्र में हार जाना, राजनीतिक व्यापार में असफल होना? तो यहाँ पर जो ये ग्लानि होने का कारण है वो है राष्ट्र प्रेम एवं प्रणय भाव को ना संभाल पाना। वो राष्ट्र सेवा को भी नहीं संभाल पाए और प्रणय भाव को भी वो संभाल नहीं पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई तथा इसके कवि कौन है? आप जिसको पता ही है कि ये हमारा लिया गया है देवसेना के गीत से और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो हमारा सही क्या है? गा हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा ये प्रश्न खत्म हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 में हमारे क्या है? अंतरा बुक का ही हमारे सामने जो है गद्यांश, जो गद्य पाठ है उसका एक गद्यांश रखा गया है, इसको पढ़ना है और इस पर आधारित जो है 6 प्रश्न दिए गए हैं, इनको हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये गद्यांश हमको दिया गया है ये ढेले चुन ले, मिट्टी के ढेले जो पाठ था ना
उससे लिया गया है सुमरिनी के मनके से। क्या है? शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर्ग को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरीशचंद्र के दुर्बल बंधु में पुरुश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। तीनों में से एक उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता उसे कहा जाता कि इसमें से एक को चुन ले। अक्कड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौट जाता है, मतलब उसे मना कर दिया जाता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है, यानी कि उसको भी डिनाई कर दिया जाता है। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है, अर्थात वो जीत जाता है स्वयंवर में। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इनमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था, यानी कि नर द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते थे जिसे नारी को हल करने पड़ते थे। तो ये हमारा गद्यांश था और इस पे आधारित प्रश्न है। हिंदुओं में विवाह के लिए लॉटरी जैसी प्रथा किस काल में प्रचलित थी? लौकिक काल में, मध्यकाल में, वैदिक काल में या आधुनिक काल में? तो वो काल कौन सा था? वो था आपका वैदिक काल में। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका का नाम क्या था? पोर्शिया, पुरुश्री, यामिनी या इनमें से कोई नहीं? तो क्या नाम था? वो नाम था पोर्शिया। अक्कड़बाज कौन सी पेटी चुनता है? अक्कड़बाज ने कौन सी चुनी थी? वो थी सोने की पेटी। तो सही क्या है? सोने की पेटी उसने चुनी थी। नेक्स्ट है, सच्चा प्रेमी कौन सी पेटी चुनता है? जो जीत जाता है वो लोहे की पेटी को चुनता है। घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है, इस कथन का क्या आश्रय है? ये कथन क्या बोलता है? स्वयंवर में विजयी होता है, स्वयंवर प्रतियोगिता के लिए चुना जाता है, घोड़ों की प्रतियोगिता में पुरस्कार पाता है, विवाह हेतु घोड़ों की प्रतियोगिता में भाग लेता है। तो यहाँ पर सही क्या है? वह स्वयंवर में विजयी होता है, इसका ये मतलब हुआ। लोभी कौन सी पेटी चुनता है? लोभी किसने कौन सी पेटी चुनी थी? उसने चांदी की पेटी को चुना था। तो सही ऑप्शन है चांदी की पेटी। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 में हमसे क्या पूछा गया है? देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारी जो पुस्तक है अंतराल, उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। उन पाठों में से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और 5 के ही हमको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, तुम खेल में रोते हो, कथन किस पात्र का है? किसने ये बोला था? सूरदास का है, मिठुआ का है, घीसू का है या जगधर का है? तो ये किसने बोला था? ये बोला था मिठुआ के दोस्त घीसू ने बोला था, क्योंकि मिठुआ खेल में रोने लगा था, इसलिए उसने बोला था कि खेल में तुम रोते हो। भैरव ने सूरदास पर क्या आरोप लगाया? भैरव ने सूरदास पर क्या आरोप लगाया? दुष्चरित्र का, ठग का, दुराचारी का या ये सभी? तो क्या उसने लगाया था? वो था ये सभी। अर्थात जब सुभागी उसके घर से भागकर उसके झोपड़ी में छिप गई थी तो उसने चारों तरफ यही सारे परिणाम, दोष सभी को लगाए थे सूरदास को, और सभी जगह गांव में ये बात फैलाई थी। अपने बच्चे के प्रति मां के मंतव्य को लेखक कब समझ पाता है? तो अब यहाँ पर ये जो दिया है कौन सा पाठ है? ये है विस्कोहर की माटी से। तो कब वो समझ पाते हैं कि अब एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है? अपने छोटे भाई के जन्म के बाद बत्तखों को अपने अंडे देते हुए देखकर, पिता द्वारा समझाए जाने पर या माँ से दूर जाने पर। तो वो कब समझ जाते हैं? जब वो बत्तखों को अपने अंडे देते हुए देखते हैं कि एक बत्तख भी अपने अंडों को कितने प्यार से रखती है, तब वो माँ के सही स्वरूप को समझते हैं। लेखक 2 बार विंध्य के घाट पर क्यों उतरते हैं? किस लिए वो विंध्य के, अपना मालवा खाओ जाड़ो सभ्यता में क्यों 2 बार वो विंध्य के घाट पर उतरे? ओंकारेश्वर तथा नेमावर जाने के लिए, पत्नी को साथ ले चलने के लिए, अपना सामान वापस ले जाने के लिए, वर्षा का आनंद लेने के लिए। वो 2 बार क्यों उतरे थे वहां पर? क्योंकि उन्हें ओंकारेश्वर और नेमावर जाना था। लेखक अब पहाड़ क्यों नहीं चढ़ पाएंगे? लेखक अब पहाड़ क्यों नहीं चढ़ पाएंगे? कारण क्या है? शहरी जीवन के कारण, अधिक आयु के कारण, पत्नी के साथ होने के कारण या अभ्यास ना होने के कारण? तो इसका कारण है अब उनकी आयु अधिक हो गई है, इसलिए वो पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे। अब आ गए हम अपने खंड बा पे। खंड बा पे हमारा पूरा ही वर्णात्मक प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, इनको हमें करने हैं। तो सबसे पहला जो वर्णात्मक प्रश्न हमारा आ रहा है, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किन्हीं एक शीर्षक पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से किसी एक पर हमें रचनात्मक लेख लिखना है 120 शब्दों का, और ये होगा हमारा 5 मार्क्स का। यानी कि रचनात्मक लेख जो हम लिखेंगे कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का।
चलिए शुरू करते हैं। 3 ऑप्शंस क्या है? पहला है सच्चा मित्र, दूसरा है खुशियां और उमंग लाते हैं जीवन में त्योहार, नाटक में अभिनय में मेरा पहला अनुभव। तो ये 3 टॉपिक दिए गए हैं, तीनों में आपको ध्यान रखना है। रचनात्मक लेख हम जब भी लिखते हैं कोशिश करिए आत्मपरक शैली रहे, अपने आप को शामिल करते हुए इन चीज़ों को लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें सारे टॉपिक ऐसे दिए जाते हैं जहाँ पर हमको खुद अपने हिसाब से एनालाइज करके लिखना होता है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है सच्चा मित्र, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो जो भी आप ऑप्शन लेंगे रचनात्मक लेख का, उसे मिडिल टॉप हेडिंग में आप डाल देंगे, उसके बाद उसके नीचे लेख लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने कौन सा जो है ऑप्ट किया है। जीवन में सच्चा मित्र एक अनूठे खजाने के समान होता है। जिस तरह किसी व्यक्ति को कोई खजाना मिलने से उसके जीवन में अपार खुशियां आ जाती हैं, उसके जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती, ठीक उसी तरह सच्चा मित्र मिलने से भी जीवन खुशियों से भर जाता है। सच्चा मित्र मिलने से जीवन सुख में बन जाता है, जीवन में बुरे गुण अच्छे गुणों में बदल जाते हैं। एक सच्चा मित्र ही जीवन में सुख दुख का सच्चा साथी होता है। सच्चा मित्र केवल सुख से ही नहीं बल्कि दुख में भी सहयोग देता है। मतलब ये नहीं कि अच्छे दिन है तो ही वो साथ है, लेकिन आपको जब तकलीफ होगी तब भी वो आपके साथ बराबर खड़ा रहेगा। वह भयंकर समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। सच्चा मित्र एक मार्गदर्शक प्रेरक होता है, वह एक गुरु के समान हमारा सच्चा मार्गदर्शन करता है। वह सदा अच्छाई की ओर प्रेरित करता है, वह सदा सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, सदकर्म करने की प्रेरणा देता है। मतलब अच्छे कार्य के लिए आप कभी भी बुराई करोगे, बुरी चीज की तरफ जाओगे तो आपको वहां से जाने से रोकेगा और हमेशा अच्छी तरफ की तरफ आपको लेकर जाएगा। हमें सन्मार्ग पर चलने का सुझाव देता है। इसलिए जीवन में हमें एक मित्र का चुनाव सोच समझकर और परख कर करना चाहिए। बुरे लोगों को कभी भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो अगर आपकी बुरी संगति हुई, बुरा मित्र हुआ, तो समझ लीजिए आपका जीवन डिस्ट्रॉय है। इसलिए मित्र चुनते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अब आते हैं हमारा दूसरा जो टॉपिक है, खुशियां और उमंग लाते हैं जीवन में त्योहार। तो अब क्या है, जीवन में त्योहार क्यों है? हम खुशियां त्योहार, हम जब खुश हैं तब त्योहार है भाई, है ना। कैसे लिखेंगे? भारत त्योहारों का देश कहा जाता है। ये त्योहार अनेक प्रकार के हैं। कुछ त्योहार धार्मिक महत्व रखते हैं तो कुछ राष्ट्रीय त्योहारों के रूप में देश में मनाए जाते हैं। हमारे देश के त्योहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाए जा रहे हैं या नए वर्ष के आगमन के रूप में हैं, सभी अपनी विशेषताओं एवं क्षेत्रीय प्रभाव से मुक्त होने के साथ साथ देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं। मतलब कोई भी त्योहार हो, ये हमारे देश में अखंडता ही है। मतलब हमारा देश बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पर हर त्योहार सभी लोग बड़ी खुशी खुशी से मनाते हैं। तो ये देश की अखंडता को प्रस्तुत करता है। ये त्योहार जहां जनमानस में उल्लास, उमंग और खुशहाली भर देते हैं, वहीं हमारे अंदर देशभक्ति एवं गौरव की भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व एवं समन्वय की भावना भी बढ़ाते हैं। भारत में विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, दशहरा, बैसाखी, रामनवमी, गुरु पर्व, बसंत पंचमी आदि। तो ये सभी त्योहार हमें समता और भाईचारे का प्रचार करने में बल देते हैं। तो मतलब कोई भी त्योहार हो, ये सभी हमें क्या समानता प्रदान करते हैं। भारतीय त्योहार एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से मनाए जाते हैं। यह हमें प्रसन्न रहने की प्रेरणा देते हैं। आप देखेंगे बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमारे यहाँ कोई ना कोई त्योहार पड़ता रहता है। तो ये हमें क्या देते हैं? मौके देते हैं, खुश रहने का मौका देते हैं। हमारे जीवन में उत्साह, उमंग एवं जोश का संचार करते हैं। ये आशा और उम्मीद को जन्म देने का काम भी करते हैं। त्योहार आपसी प्रेम भाव तथा सौहार्द को बढ़ाने का काम करते हैं। कोई भी त्योहार हो, हमेशा कोई ना कोई संदेश लेकर आता है। ये संदेश हमारे जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी भरता है, यानी सकारात्मकता हमको देता है, और ये सकारात्मकता हमारी खुशी का कारण बन जाती है। ये व्यक्ति में नई जागृति और चेतना पैदा करने का काम करते हैं। ये हमें शिक्षा देते हैं कि हमें कभी भी अत्याचार के सामने नहीं झुकना चाहिए, एक दूसरे को साथ लेकर चलने तथा एकता के प्रसार पर बल देते हैं। हम सभी को बड़ी ही उत्सुकता के साथ त्योहारों का इंतजार रहता है। ये हमारी एकता एवं अखंडता को बनाए रखने का काम करते हैं। तो ये त्योहार क्या है? हमें बताते हैं कि हम सभी एक हैं, हमारे अंदर ये भावना भरते हैं और इसी कारण हमारे अंदर उत्साह, उमंग जागता है। अब आते हैं हमारा तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या है? नाटक में अभिनय में मेरा पहला अनुभव, अर्थात जब आपने कभी प्ले किया हो उस अनुभव को आप यहाँ पर व्यक्त करेंगे। अभिनय करना एक कला है।
इस कला के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की भावनाओं एवं अनुभूतियों को अभिनय के माध्यम से प्रकट करता है। हमारे विद्यालय में समय समय पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे हैं। बीते दिनों में स्कूल में कन्या भ्रूण हत्या विषय को लेकर एक नाटक के मंचन की तैयारी की जाने लगी। मैंने भी बड़े चाव से इस नाटक में भाग लिया। नाटक के प्रति मेरी उत्सुकता तथा मेरे अभिनय कौशल को देखते हुए अध्यापकों ने मुझे नाटक में मुख्य रोल के लिए चुन लिया, मतलब मेन कैरेक्टर के लिए। यह मेरे जीवन का सबसे उत्तम और अच्छा पल था। विद्यालय में हमें नाटक मंचन के अभ्यास के लिए प्रतिदिन आखिरी के 3 पीरियड मिलते थे, यानी कि लास्ट 3 पीरियड जो हैं वो किस लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते थे। हम सभी पूरे जोश तथा उत्साह के साथ नाटक मंचन के अभ्यास में लगे रहते थे। हमारे नाटक और उत्साह की सभी ने सराहना भी की थी। अभिनय करने के लिए किया जाने वाला मेकअप हमारे लिए सबसे ज्यादा उत्साहवर्धक काम था। हम सभी चरित्रों का उनकी आवश्यकता अनुसार मेकअप करने में उत्साह दिखा रहे थे। नाटक में अभिनय करने के बाद मुझे आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ। मैंने स्वयं को नाटक के चरित्र में डुबो दिया था। मेरी इस अभिनय कला की सभी ने सराहना की। तो आपने कभी अगर फर्स्ट टाइम स्टेज प्ले किया है तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे तीनों रचनात्मक लेखन हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारी जो आ रही है पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं और इनका आंसर देना है हमें 60 मार्क्स में, 60 वर्ड्स में देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा रहेगा 3 मार्क्स का, सिर्फ 2 देने हैं तो 6 नंबर का हो जाएगा। तो शुरू करिए। यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न है, पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी शर्त है, स्पष्ट कीजिए। पात्रों का अध्ययन, अब जो पात्र उसके अंदर कैरेक्टर जो हैं वो कहानी की एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि कहानी बढ़ती कैसे आगे, पात्रों के माध्यम से पढ़ती है। पात्र संवाद बोलते हैं, उनके माध्यम से आगे कहानी बढ़ती है ना। तो इनका जो अध्ययन करना होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी शर्त होती है। मतलब जो भी हम कैरेक्टर ले रहे हैं उसके बारे में हमें अच्छे से पहले पता करना चाहिए कि अब इसको हम क्या देंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो कैसे लिखेंगे, कहानी का संचालन उसके पात्रों द्वारा ही होता है। पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जा सकता है। अगर अच्छाई है या बुराई है, जो भी है वो उनका चरित्र होता है। प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप है, स्वभाव है और उद्देश्य होता है। पात्रों का अध्ययन कहानी की एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतनी ही आसानी से उसे पात्रों का चरित्र करना और उसके संवाद लिखने में होगी। तो मतलब जब हमें पता रहेगा कि इस कैरेक्टर के अंदर क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, जब हमें अच्छे से पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से संवाद दे पाएंगे, अच्छे से उसको बारे में बता पाएंगे, उसे क्या करना है। तो इसलिए हमें जो पात्र आ रहे हैं उनका बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना पड़ता है। पात्रों का चरित्र चित्रण कहानीकार द्वारा पात्रों के गुणों का बखान तथा दूसरे पात्रों के संवाद के माध्यम से किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, समाचार किसे कहते हैं, समाचार के ककारों पर प्रकाश डालिए। तो अब आपको पता है कि समाचार क्या होते हैं। समाचार के 6 ककार होते हैं, वो आपको बताएंगे। तो समाचार जैसे होता है न्यूज़, ठीक है। अब इसमें क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इससे बनता है हमारा न्यूज़। तो इसी के बाद उसमें आते हैं 6 ककार जोड़े जाते हैं, उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। सभी कुछ आप इसे यहाँ डिटेल से बताएंगे। कैसे, देखिए, हिंदी में प्रचलित समाचार शब्द अंग्रेजी के न्यूज़ का पर्याय है। न्यूज़ शब्द चारों दिशाओं यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के नामों का संक्षिप्त रूप है। अब देखिए NEWS, तो ये किसका संक्षिप्त रूप है, चारों दिशाओं का संक्षिप्त, यानी कि चारों दिशाओं से जो है खबरें कलेक्ट करी जाती हैं। इस तरह समाचार का संबंध चारों दिशाओं से हो जाता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया की घटनाओं के बारे में जानने को उत्सुक रहता है। यह जानकारी हमें समाचार के अंतर्गत प्राप्त होती है। समाचार को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि वह सब कुछ जिसमें हम कल तक अनभिज्ञ थे, जिसके बारे में हमें नहीं पता था, हमारे लिए समाचार है। तात्कालिकता एवं नवीनता समाचार का महत्वपूर्ण गुण है। वास्तव में महत्वपूर्ण घटनाओं एवं गतिविधियों का सही एवं पक्षपात रहित विवरण प्रस्तुत करना ही समाचार है। मतलब जो भी घटनाएं हैं उनको पूरी विस्तृत में जानकारी देना, और वो भी बिना किसी पक्षपात के, अर्थात हमको पक्षपात नहीं करना होता है।
किसी भी समाचार के 6 आधारभूत सवाल होते हैं जिन्हें हिंदी में 6 ककार कहा जाता है तथा अंग्रेजी में 5 W एवं 1 H कहा जाता है। किसी भी समाचार के इन 6 ककारों का होना सामान्यतः आवश्यक माना जाता है। ये ककार निम्न है। अब यहाँ से समझिएगा, 6 आधारभूत ककार होते हैं जिनमें क्या रहता है, हमारे पास 5 W होते हैं और 1 H होता है। अब ये कैसे होता है, देखिए 5 W 1 2 3 4 5 और ये 1 H होता है। ठीक समझ में आया। अब ये 5 W क्या है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, यानी कि क्या, कब, कहां, कौन और क्यों। ये खबर कहां, ये कहां खबर क्या है, ये कब घटित हुई, कहां घटित हुई, कौन है इससे संबंधित और क्यों है घटना घटित हुई है। अब H कैसे है, H का 1 H है, H का मतलब है हाउ, अर्थात घटना कैसे घटित हुई। तो ये हमारे क्या होते हैं, 6 ककार होते हैं किसी भी समाचार के लिए। तो जैसे यहां पर हमने दे दिया आपको, देखिए पहला है क्या, यानी कि व्हाट, अर्थात क्या घटित हुआ। दूसरा है कब, यानी कि व्हेन, अर्थात घटना कब घटित हुई। ये तीसरा है कहां, वेयर, अर्थात घटना किस स्थान पर घटी, यानी किस स्थान से संबंधित है। नंबर 4 है कौन, मतलब हु, अर्थात घटना किससे संबंधित है। नंबर 5 क्यों, वाई, अर्थात घटना क्यों घटी। और 4th है कैसे, हाउ, अर्थात घटना कैसे घटित हुई। तो ये हमारे 6 ककार हैं जिन पर हमारा समाचार जो है आधारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज 3 पत्रकारिता क्या है। जहां पर हम जो है बहुत ही प्रसिद्ध लोगों के प्रेम संबंध, उनकी आलोचना, उनके वाद विवाद, उनके निजी जीवन से संबंधित खबरें, इन सभी को देखते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारा होती है, वो पत्रकारिता कहलाती है पेज 3 पत्रकारिता। इसे हम अभी रिसेंटली अगर भाषा में समझें तो इसको हम जो है पीत पत्रकारिता भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पेज 3 पत्रकारिता से तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। यह सामान्यतः समाचार पत्रों की पृष्ठ संख्या 3 पर प्रकाशित होती है, इसीलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। आजकल इसकी पृष्ठ संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन विषय सुनिश्चित है। तो पहले जब होता था तब ये नंबर 3 पे प्रकाशित होती थी, तब से ये पेज 3 पत्रकारिता हो गई। लेकिन अब क्या है, अब हम देखते हैं इसके लिए अलग से मैगजीन, पेपर के जो पृष्ठ होते हैं उसके अलावा एक अलग से 4 पेज की मैगजीन निकलती है, उसमें ये सारी चीज़ें प्रकाशित होती हैं। तो यहाँ पर अब सुनिश्चित नहीं है कि कौन से पेज पर प्रकाशित होगी, लेकिन जो इसके अंदर मटेरियल रहता है, जो चीज़ें छपती हैं वो निश्चित रहती हैं, यानी कि ये बहुत ही फेमस लोगों के बारे में, उनकी पार्टी, महफिल, निजी जीवन के बारे में छपता है। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं। हमें फिर से जो है वो 60 शब्दों में देने हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न हमें आंसर देने हैं, 3 नंबर का 1 प्रश्न है, तो टोटल 6 होगा। तो पहला प्रश्न है हमारे पास में सॉरी, समाचार की उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। अब समाचार लेखन आप सभी को पता है कि उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। किस तरीके से लिखा जाता है ये आपको बताना है, और कैसे कैसे होता है सभी कुछ। तो सबसे पहले लिखेंगे उल्टा पिरामिड शैली से अभिप्राय। ये क्या है, उल्टा पिरामिड शैली होती क्या है। किसी समाचार को लिखने या कहने का वह तरीका जिसमें उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं को सबसे पहले बताया जाता है और उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली में किसी घटनाक्रम या ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य की सूचना से शुरू होता है। अब क्या है, इसको हम इसी भाषा में आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये है पिरामिड, ठीक है। पिरामिड क्या होता है, ट्रायंगल होता है ना। यहाँ उल्टा पिरामिड शैली का मतलब है कि हमने जो पिरामिड है उसको उल्टा कर दिया, हमने खबरों को ऊपर नीचे नहीं किया। अब सीधा पिरामिड हमारा कैसे होता है, ये होता है, ठीक है। अब खबर 3 पोर्शन में बटी है। तो जब पहले खबरें लिखी जाती थी, यानी कि 19वीं सदी से पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से जो है उल्टा पिरामिड शैली का लेखन शुरू हुआ, तो उससे पहले जब खबर लिखी जाती थी
तो सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है वो एंड में आती थी, यहाँ पर आती थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो होती थी वो यहाँ पर एंड में आती थी। अब क्या हुआ, 19वीं सदी के बाद, उत्तरार्ध के बाद से इंपॉर्टेंट खबर को सबसे पहले लाने की जो है होड़ लग गई। अब कैसे किया जाए उसको, तो इन्होंने इस खबर को ऊपर लाने के बजाय इन्होंने क्या किया, इस पूरे पिरामिड को ही उल्टा कर दिया। पिरामिड को जब उल्टा किया तो सबसे जो महत्वपूर्ण खबर है कि घटना क्या है, ये जो सबसे पहला प्रश्न होता है, क्या घटना, जिसे हम बोलते हैं हेडलाइंस बन जाती हैं जो चीजें, वो इंपॉर्टेंट खबर जो है वो हमने सबसे पहले लिख दी। ठीक है, उसके बाद घटते हुए क्रम में हम नीचे खबरों को लेकर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम घटते, तो उल्टा पिरामिड शैली के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में आपका सबसे पहले जो होता है इसको हम इंट्रो या मुखड़ा कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इंट्रो या मुखड़ा। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा कहलाता है बॉडी, और लास्ट हमारा कहलाता है समापन। ठीक है, ये होते हैं उल्टा पिरामिड शैली के हमारे 3 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर ऊपर और उससे नीचे घटते हुए क्रम में खबरों को दिया जाता है। तो ये हो गई हमारी उल्टा पिरामिड शैली। अब उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, हमने देखो आपको शॉर्ट में समझा भी दिया प्रक्रिया क्या है। देखिए क्या, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत लिखे गए समाचारों को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या हमने बताया था, इंट्रो या मुखड़ा। तो देखिए यहाँ पे है ना इंट्रो या मुखड़ा। समाचार अथवा खबरें एक विशेष शैली में लिखी जाती हैं जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों, सूचनाओं एवं जानकारी को सबसे पहले अर्थात प्रारंभ के अनुच्छेद में रखा जाता है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, जो भी खबर का इंपॉर्टेंट पार्ट है आप उसको पहले ही पैराग्राफ में पढ़ लेंगे इजीली से। इस प्रकार प्रथम पैराग्राफ में दी जा रही जानकारी को इंट्रो या मुखड़ा कहा जाता है। इंट्रो में समाचार के संबंध में जो है ये 4 ककार आते हैं, क्या, कहां, कब और कौन। 4 प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक होता है। 6 ककार होते हैं, हमको पता है समाचार लेखन के लिए, तो 4 के उत्तर हम पहले ही पैराग्राफ यानी कि पहले मुखड़े में दे देते हैं। प्रश्न रहता है घटना क्या है, घटना कहाँ घटित हुई, घटना कब घटित हुई और कौन है इसके घटित होने का कारण। तो ये 4 प्रश्न जो हैं हम कहाँ दे देते हैं, पहले मुखड़े में। फिर उसके बाद आता है हमारा बॉडी या कलेवर, सेकेंड पार्ट। समाचार के बाद दूसरे पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण जानकारी, सूचना या तथ्यों को बताया जाता है। इसे बॉडी या समाचार का कलेवर यानी कि बॉडी ऑफ द स्टोरी कहा जाता है। समाचार के इस भाग में 6 ककारों में से 2 ककार क्यों और कैसे का जवाब देने की कोशिश की जाती है। आखिर ये घटना क्यों घटित हुई और कैसे घटित हुई, ये 2 प्रश्नों के उत्तर हमें सेकंड पैराग्राफ में मिलते हैं। फिर आते हैं समापन यानी कि खबर को एंड करना। समाचार का समापन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ना केवल उस समाचार के प्रमुख तथ्य आ जाएं, यानी कि जो उससे संबंधित सबूत हैं, जो भी चीजें आपने कलेक्ट करी हैं खबर को बताने से पहले, वो सामने आ जाएं, बल्कि समाचार के मुखड़े और समापन के बीच एक तारतम्यता भी बनी रहे। यानी कि एक जो हम कहते हैं ना सीक्वेंस जो होना चाहिए वो भी होना चाहिए, कनेक्टिंग लाइंस वगैरह होनी चाहिए। समाचार के तथ्यों तथा उसके विभिन्न पहलुओं को इस तरह से पेश करना चाहिए कि उसे पाठक को किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिले। तो जितने भी आपने जिस भी स्रोत से ये खबर कलेक्ट करी है, जो भी आपके पास सबूत हैं, उन्हें हम कैसे पेश करते हैं आखिरी पैराग्राफ में, ताकि जो पाठक उसको पढ़ रहा है तो वो खुद अपने आप उस समाचार के निष्कर्ष पर पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता लेखन में शब्दों के महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत जरूरी है, कविता लेखन जब करते हैं तो हम शब्दों के माध्यम से ही चित्र बनाते हैं, अर्थात बिंब प्रस्तुत करते हैं, और तभी वो कविता संपूर्ण होती है। वो शब्द ही होते हैं जिनसे छंद बनते हैं, छंद से लय बनती है, उन्हीं के माध्यम से बिंब व्यक्त होते हैं। तो कविता में अगर शब्द नहीं है तो कविता अपने छंदों में व्यक्त नहीं हो सकती है।
तो क्या दे, कविता लेखन में शब्दों का अत्यंत महत्व है। कविता लेखन का पहला तत्व या उपकरण शब्द है। शब्दों के मेल जोल कविता की पहली शर्त है। अंग्रेजी भाषा के कवि W.H. ऑर्डन ने कहा है, प्ले विद द वर्ड्स, यानी कविता लेखन में पहले लेखन से खेलना सीखो, उसके अर्थ की परतों को खोलो, क्योंकि शब्द ही भावनाओं और संवेदनाओं को आकार देते हैं। शब्दों से जुड़ना ही कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। अगर आप शब्दों से नहीं जुड़ेंगे तो आप कहीं पर भी अपनी बात किसी के सामने रख नहीं सकते, किसी की बात को समझ नहीं सकते। और कविता लेखन में तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है जहां पर हम कम शब्दों में ज़्यादा अर्थ को व्यक्त कर सकें और एक ही शब्द के कई सारे अर्थ भी हों। इसलिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कविता लेखन के लिए। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 10 पे। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमें देने हैं। तो ये हमारी जो पुस्तक है उसका काव्य खंड, यानी कि हमारा जो अंतरा बुक है उसके काव्य खंड से यहाँ पर लिए गए प्रश्न हैं। और काव्य खंड के जो जितने भी चैप्टर हैं उनमें से कहीं से भी लिया जा सकता है। तो और इसमें आपको कितने 2 प्रश्न करने हैं, 3 दिए हैं, 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न आपको 60 शब्दों में करना है और यहाँ पर 2 मार्क्स का ये प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, कवि ने मानव मन की क्या दशा बताई है, तोड़ो कविता के आधार पर बताइए। अब क्या होता है, मानव मन में खीज है, ऊब है, ये सारी चीजें बैठ जाती है तो नए विचार नहीं आते, और जो कार्य करता भी है अगर तो वो आधे में छोड़ देता है, संपूर्ण नहीं हो पाता। तो यहाँ पर क्या है, ये खीज और ऊब को ही तोड़ने के लिए कवि ने आग्रह किया है इस कविता में। तो क्या है, कवि ने धरती एवं मानव मन की दशा को एक समान बताया है। चट्टान धरती की सरसता में बाधक होती है। कोई भी धरती, कोई भी जमीन होगी, अगर उसके ऊपर चट्टान है तो कोई भी नई उपज वहां पे नहीं उग सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस चट्टान को तोड़ के वहां से हटाना पड़ेगा। उसी प्रकार मानव जीवन होता है, उसके ऊपर, उसके मन में अगर खीज या ऊब व्याप्त हो जाए तो वो कोई भी नई रचना नहीं कर सकता, और अगर करेगा भी तो उसे आधी में छोड़ देगा। तो इन्होंने क्या बोला है, ये बाधक होते हैं, तथा खीज और ऊब मानव मन की सरसता में बाधक होते हैं। चट्टान धरती को एवं खीज व ऊब मानव मन को नकारात्मकता प्रदान करती है, यानी कि निगेटिविटी देती है। कवि ने मानव मन की दशा नकारात्मक बताई है। मानव मन में नीरसता एवं झुंझलाहट भरी हुई है। तो यहाँ पर इस कविता में मानव मन कैसा है, वो नीरसता से व्याप्त है, उसके अंदर झुंझलाहट है। इसीलिए उन्होंने बोला है तोड़ो तोड़ो तोड़ो, अर्थात ऊब की चट्टानों को तोड़ो। ये चीज उन्होंने बोली है इस कविता में। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखना है। अब यहाँ पर हमारे पास काव्य खंड में दिया गया है, इस पद्यांश को हम पढ़ेंगे और इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। क्या दिया है, धरनी धरी धनीकत बेई बसई, पुनित ही उठी न पारे, कातर दिसी करे 14 हेरी हेरी, नयन गए जलधारा, तोह बिरहा दिन छन छन तनु छिन, 14 चांद समाना, भई विद्यापति सभई सिंह नरपति, लाखमय देव है रमान। तो ये क्या, विद्यापति के पद से लिया गया है। नायिका राधा जो है वो श्री कृष्ण के जाने से विरह से पूरी तरीके से व्याप्त हो गई हैं। उनके इतना ज्यादा उनके अंदर विरह हो गया है कि वो जो है अगर धरती पर बैठ जाती, इतनी कमजोर हो गई कि अगर वो धरती पर बैठ जाती हैं तो क्या होता, मतलब वो एक तो चल नहीं पाती, खड़ी नहीं हो पाती, और अगर वो बैठ जाती हैं तो बैठने के बाद वो पुनः खड़ी नहीं हो पाती। उनका शरीर जो है इस विरह में धीरे धीरे 14 के चांद के समान जो है धीरे 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 घटता चला जा रहा है, और वो बस क्या है, रोए जाती हैं, रोए जा रही हैं। तो विद्यापति जी बताते हैं कि उनकी दशा बहुत ही दयनीय है। उनकी सखियां जो हैं वो श्री कृष्ण को बता रही हैं और उनसे निवेदन कर रही हैं कि आप आ जाइए। अंत में जो है विद्यापति जी ये लक्ष्मण देव और रमान जो जहाँ पर वो जिस राज्य में थे हमारे विद्यापति जी, वहाँ के राजा और उनकी रानी का उल्लेख करते हैं कि जिस तरीके से लाखिमा देवी और राजा जी हैं उसी तरीके से सभी को मिलकर रहना चाहिए। तो ये हमारा पद था। अब इस पद का काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष कला पक्ष दोनों ही आता है हमारा। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं भाव पक्ष, अर्थात इस पद्यांश के पीछे का भाव क्या है। क्या है देखिए, इस काव्यांश में विहरणी नायिका का दुख भरा चित्रण है, विप्लव श्रृंगार का वर्णन है, विरह के कारण अति दुर्बल है और वह उठने बैठने के लायक भी नहीं है। प्रियतम के आने की प्रतीक्षा करते हुए नायिका चारों दिशाओं में निहारते हुए गरम गरम आंसू बहा रही है।
उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण होता हुआ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चांद के समान हो रहा है। क्या होता है, धीरे धीरे चांद समाप्त हो, घटता जाता है और फिर अमावस आ जाती है। एक रात ऐसी होती है जब चांद नहीं दिखता, तो क्या है, चांद धीरे धीरे घट रहा है। तो यहाँ पर नायिका के शरीर की जो अवस्था है वो 14 के चांद के समान की गई है कि उनका शरीर धीरे धीरे घटता है, अर्थात दुर्बल होता चला जा रहा है। विरह की तीव्रता का वर्णन है, यानी कि बहुत ज्यादा विरह है। अब कला पक्ष क्या है, इसमें काव्यांश सबल है, मैथिली भाषा है, छंद पद है, सुंदर बिंब प्रधान का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश एवं उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो आप अलंकार पहचानना अभी तक आप सीख ही गए हैं कि अलंकार कहाँ कहाँ पर होते हैं। आपको पता है कि विद्यापति जी के जो पद हैं वो सारे ही मैथिली भाषा में लिखे गए हैं, ये चीज़ें पता हैं। बिंब प्रस्तुत किए गए हैं, मतलब हर चीज़ को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने श्रव्य दृश्य बिंब से यहाँ पर देखा है, तो सभी में बिंब भी प्रस्तुत है। तो इस तरीके से हमने कला पक्ष भी बता दिया। अब आते हैं, तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास के संकलित काव्यांश के आधार पर भरत और राम के प्रेम पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास आया है भरत राम का प्रेम, जो पद आए हैं, इसमें हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से राम जी के वनवास चले आने के बाद जब भरत जी वापस अयोध्या आते हैं, उन्हें पता चलता है, तो वो मिलने के लिए कहाँ आते हैं, चित्रकूट में आते हैं। और चित्रकूट में वो बताते हैं कि किस तरीके से राम जो हैं वो अपराधी व्यक्ति पर भी क्रोध नहीं करते। बचपन से ही विशेष प्रेम उनका मेरे साथ में रहा है, और क्योंकि मैं जो हारता हुआ खेल भी मुझे जिता देते थे। तो ऐसी बहुत सी सारी चीज़ों का उल्लेख किया है, उसी के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। छोटे भाई के रूप में राम भरत को अपना यथोचित स्नेह देते हैं थे। वे भरत के अपराध करने पर भी उन पर क्रोध नहीं करते थे। वे भरत के साथ खेलते समय भरत से कोई गलती होने पर भी वे भरत पर क्रोध नहीं करते थे। उन्होंने भरत को कभी अपने से अलग नहीं किया। भरत के खेल में हारने के बाद भी वे उन्हें जिताते थे, जिससे उनका मन ऊंचा रहे। भरत अपने बड़े भाई का सदा सम्मान करते थे। उन्होंने अपने बड़े भाई के सामने अपना मुंह कभी नहीं खोला। उनके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा का भाव है। तो ये जो भरत जी का जो प्रेम है वो, और राम जी का जो प्रेम भरत के लिए है, उसका पूरा यहाँ हमने वर्णन कर दिया। अब हम आ गए पृष्ठ संख्या 11 पे। क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब हमारे काव्य खंड से ही हमारे सामने एक जो है काव्यांश रखा गया है, उसको हमें पढ़ना है, उसका पहले संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और फिर उसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर 2 काव्यांश दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक करना है। तो पहला काव्यांश ये हमारा रहेगा 6 मार्क्स का। पहला काव्यांश है, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई, लगी सतृष्णा दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बाबली तूने खो दी सकल कमाई। तो ये हमारे पास में काव्यांश था। अब इसका संदर्भ देखिए क्या है, ये हमारा देवसेना के गीत से लिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के देवसेना के गीत शीर्षक पाठ से उद्धत है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ये कविता कवि की नाट्य रचना स्कंद गुप्त के 5वें अंक के 6ठे दृश्य का एक अंश है। तो ये एक नाटक में एक गीत था, वो हमारे सामने यहाँ पर पाठ में रखा गया। तो नाटक का क्या नाम था, स्कंद गुप्त, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका प्रसंग यानी कि अर्थात इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, तो प्रसंग में देखिए क्या है, स्कंद गुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करने के कारण देवसेना अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वेदना का अनुभव कर रही है। स्कंद गुप्त ने उन्हें प्रपोज किया कि भाई ठीक है, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, मगर देवसेना ने उसे ठुकरा दिया था। तो इस बात का उसको बहुत गिल्ट है और अपने आखिरी दिनों में वो इसका पश्चाताप कर रही है। इसका कारण प्रणय नहीं बल्कि मानवीय उद्वंद है। देवसेना को यह लगता है कि स्कंद गुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकराकर उसने मानवीय संबंधों के आधार को चोट पहुंचाई है। स्कंद गुप्त ने विजया के विश्वासघात के बाद देवसेना के पास लौटने की कोशिश की थी। भाई एक वो धनांग व्यक्ति थे, व्यापारी थे, उनकी पुत्री विजया को प्यार करता था, और जब विजया ने उनके प्यार को ठुकरा दिया तो फिर स्कंद गुप्त जो है देवसेना के पास आ गए थे। तो फिर क्या हुआ, लेकिन देवसेना द्वारा उनके प्रणय निवेदन के अस्वीकार हो जाने पर वह आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लेता है। देवसेना इससे दुखी है तथा वह इसके लिए स्वयं को दोषी मानती है। अब जब उन्होंने ये प्रण किया कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, तो इस प्रण के लिए वो देवसेना अपने आप को जो है वो कोस रही होती है, इसीलिए उन्होंने ये बात बोली है।
अब इसकी व्याख्या क्या है देखिए। देवसेना अपने अतीत के मधुर क्षणों को याद कर रही है, जब वो स्कंदगुप्त से बहुत प्यार करती थी। बीते दिनों की मधुर स्मृतियां सपनों की तरह सामने आ रही हैं। जैसे एक थका हारा व्यक्ति परिश्रम करने के बाद किसी घने वृक्ष की छाया में विश्राम करते हुए उन्नीदी अवस्था में होता है, यानी ऊँघता हुआ था, नींद आती रहती है उसे होता है, तथा स्वप्न देखने लगता है। उसी प्रकार थकावट के कारण विश्राम की अवस्था में हल्की नींद में देवसेना की आंखों में उसके जीवन के मधुर पल सपनों के रूप में आकार ले रहे हैं। उसे लगता है मानो कोई विहाग राग अर्थात अर्धरात्रि में गाए जाने वाला राग उसे उस दुनिया में ले जाना चाहता है जहां से वह बहुत पहले लौट आई है। प्रणय निवेदन को ठुकराने के बाद भी देवसेना स्कंदगुप्त को भूल नहीं पाई है। उसके अंतर्मन में स्कंदगुप्त की यादें बसी हुई हैं। तो किस तरीके से स्कंदगुप्त जो है उससे जब दूर चला गया तो कैसे उसकी यादें बसी हैं और वो पुराने समय को याद कर रही है। तो ये हो गई व्याख्या। अब निश्चय ही देवसेना अपूर्व सुंदरी रही होगी, मतलब क्योंकि भाई इसका देवसेना पहले किससे बात प्यार करती थी? स्कंदगुप्त से, मगर स्कंदगुप्त प्यार करते थे किससे? विजया से। अब विजया ने जब उनके प्यार को ठुकराया तो देवसेना के पास आए, तो जाहिर सी बात है कि देवसेना भी अपने समय में बहुत ही सुंदर स्त्री रही होंगी, जिसके कारण युवावस्था में सबकी दृष्टि उस पर लगी रहती थी। उसने अपने जीवन के सुखों तथा अन्य भोगों को स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन के ठुकराए जाने से तिलांजलि दे दी थी। जब स्कंदगुप्त ने उसका प्रणय निवेदन यानी देवसेना का ठुकरा दिया था तो उन्होंने सब कुछ यानी साज श्रृंगार बनना सवरना सब कुछ छोड़ दिया था। उसे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकराकर अपनी आशा आकांक्षा की प्रेरणा से स्वयं को दूर कर लिया। और जब स्कंदगुप्त उन्हें प्रणय निवेदन करते हैं और वो ठुकरा देती है, तब क्या उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने ये गलत किया, उन्हें ये नाम नहीं करना चाहिए था। उसे दुख है कि उसके यौवन की चंचलता के बिना सोचे समझे स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकराकर उसकी समस्त जमा पूंजी को, उसके रूप यौवन की प्रवृत्तियों को दिशाहीन कर दिया है। अब दूसरा हमारे पास में है, दो काव्यांश थे ना, तो पहला काव्यांश हो गया। अब दूसरा काव्यांश देखिए क्या है। सखी है कि पूछई अनुभव मोए, से पिराती अनुराग बखाने तिलतिन नूतन होए। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपति भेल, सेहो मधुर बोल स्वप्न ही सुनूल सुपति परत परस ना गेल। कत मधु जामिनी रसभ गमा ओली ना बूझल कैसल केली, लाख लाख जुग हिये रखाल तैलो हिल जरनी ना गेल। कत विगत जन रस अनुमोदन अनुभव काहू न पेखा, विद्यापति कहे प्राण जुड़ाइते लाख न मीमल एक। तो यहाँ पर विद्यापति जी का एक पद प्रस्तुत है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि उनसे जो नायिका है उनसे उनके प्रेम के अनुभव के बारे में पूछा जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि अनुभव क्या है, मैं अपने पिए की आवाज़ जितनी बार सुनती हूँ मेरा मन अभी तक नहीं भरा, मन करता है, मेरे कान अभी तक तृप्त नहीं हो, लगता है कि बार बार उनकी आवाज़ सुनूं। मैंने इनको कब से देखती आ रही हूँ लेकिन अभी भी ये लगता है कि मैं उन्हें बार बार देखूं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जहाँ पर प्रेम से तृप्ति हो जाती है प्रेम वहीं खत्म हो जाता है। सच्चा प्रेम वो होता है जो कभी भी तृप्त नहीं होता। हम चाहें हजार बार अपने प्रेमी को देखते रहें, अपने प्रियतम को देखते रहें, पर हमारी आंखें कभी नहीं भरें, हमेशा उसमें एक नया रूप मुझे दिखाई दे, वही एक सच्चा प्रेम होता है। अब इसका संदर्भ देखिए। मैथिल कोकिल कवि विद्यापति की पदावली से उद्धत प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में पद शीर्षक कविता के रूप में संकलित है। प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश में नायिका अपनी सखियों को कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के अनुभव को बता रही हैं। व्याख्या, नायिका अपनी सखियों से कहती है, हे सखी, मेरे प्रणय अनुभव के बारे में तुम क्या पूछती हो? मैं उस प्रेम का वर्णन करूं जो प्रतिक्षण नया सा लगता है। मतलब अर्थात वो मैं इतनी बार अपने प्रेमी को देखती आई हूं लेकिन अभी भी देखती हूं तो वो नए रूप में मुझे दिखता है। कई जन्मों से मैं उनके रूप को निहारती आ रही हूं किंतु मैं अब तक तृप्त नहीं हो पाई। मतलब इतने टाइम से मैं उनको देखती आ रही हूं लेकिन मेरे अंदर अभी भी तृप्ति नहीं हुई है। मेरे नेत्र उनका रूप देखकर अघाते नहीं हैं। मैं अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की मधुर बोली को सुनती आ रही हूँ किंतु मेरे कान आज भी तृप्त नहीं हुए। मतलब मैं अपने प्रियतम की आवाज़ बहुत टाइम से सुन रही हूँ लेकिन अभी भी उनकी आवाज़ सुनने को मेरे कान तरसते रहते हैं।
मैंने अपने प्रिय के साथ बसंत की कई रातें प्रणय लीला में व्यतीत की हैं, किंतु अब भी मिलन के आनंद की उत्कंठा बनी हुई, मतलब अभी लग रही है कि मैं फिर से उनसे मिलूं। यह आनंद अवर्णनीय है। लाखों वर्षों तक अपने हृदय में प्रिय को रखने के बाद भी हृदय की भावनाओं का शमन नहीं हुआ है। मुझे प्रणय अनुभव क्या पूछती हो, कृष्ण के प्रेम रस का पान कितनों ने ही किया है, किंतु कोई प्रेम की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया। अर्थात कोई किसी का भी प्रेम अगर पूर्ण हो गया तो समझ लीजिए वो सच्चा प्रेम है ही नहीं। प्रेम की अपूर्णता ही सच्चे प्रेम की निशानी है। मतलब हमेशा हमें ये लगे कि हम अपने प्रेमी से मिलना चाहते हैं, प्रणय निवेदन करना चाहते हैं, प्रणय लीला करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं, तो ये भाव जब तक आपके अंदर है, आपके प्रेम में नवीनता बनी हुई है। ये चीज नायिका बता रही है। विद्यापति कहते हैं, लाखों में कोई एक भी नहीं मिला जो कृष्ण प्रेम की पूर्णता को प्राप्त कर चुका हो। वस्तुतः यह प्रेम शाश्वत है, यानी कि कृष्ण का प्रेम जो है कोई भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाया है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 12 पे। क्या दिया है? निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में हमें देने हैं। अब यहाँ पर हमारे अंतरा बुक के गद्य खंड से प्रश्न आए हैं। कितने आए हैं? 3 आए हैं। 3 में से 2 करने हैं। हर प्रश्न का उत्तर हमें 40 शब्दों में देना है और एक प्रश्न हमारा 2 मार्क्स का है। तो पहला प्रश्न जो आ रहा है, जहां कोई वापसी नहीं पाठ में लेखक ने सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों की अदूरदर्शिता पर कोई किस प्रकार व्यंग किया है। तो मतलब जो सरकारी लोग हैं वो औद्योगिकीकरण के नाम पर जो है बहुत सारे प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने कभी दूर की नहीं सोची कि मतलब आगे चल के इसका क्या परिणाम होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो देखिए क्या है, जहां कोई वापसी नहीं पाठ में लेखक ने लिखा है कि एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा रहा था। ये क्या था? अमझर गांव के बारे में। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों की अदूरदर्शिता पर करारा व्यंग किया है। मतलब आपने औद्योगिकरण के नाम से पूरे गांव को उजाड़ दिया, लेकिन आपने ये देखा नहीं कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होंगे, आगे चल के समय में इसका क्या असर होगा, ये नहीं सोचा। वे लोग पश्चिम देशों के विकास के मॉडल को भारतीय परिस्थितियों में जबरदस्ती थोपते हैं, जबकि दोनों देशों की सभ्यता में पर्याप्त अंतर है। वे सत्ता पक्ष और कुछ पूंजीपतियों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए हरे भरे वनों, समृद्धशाली गांवों तथा उनमें रहने वालों को उजाड़ देते हैं, जिससे ग्रामीण व्यक्तियों को शरणार्थियों जैसा जीवन जीने पर विवश होना पड़ता है। सरकारी व्यवस्था में जुड़े लोग अपनी समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत को कुछ नहीं समझते और ग्रामीण संस्कृति और प्राकृतिक संपदा को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। अतः इनकी इसी मानसिकता पर लेखक ने व्यंग किया है। तो मतलब आपने बोला कि हम विकास करना चाहते हैं, हम औद्योगिकरण करना चाहते हैं, तो इस पे आपने क्या किया? हमारी संस्कृति, सभ्यता, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। लेकिन आप ये नहीं सोचा कि इसके आगे आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा। भाई कितने सारे लोग जो हैं वो विस्थापित हो जाते हैं इस नाम पे, उनको अपनी जमीन, अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, पर्यावरण नष्ट होता है। तो इसी अदूरदर्शिता पर उन्होंने व्यंग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर लघुकथा का प्रतिपाद्य लिखिए। अब ये शेर लघुकथा किस लिए लिखी गई है, इसमें क्या समझाया गया है और क्या है ये कथा, सभी कुछ आपको इस प्रश्न के आंसर में देना है। देखिए क्या है, शेर लघुकथा प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक कहानी है, यानी प्रतीक के तौर पर शेर को व्यवस्था के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और व्यंग्यात्मक है, यानी कि ये सरकारी व्यवस्था पर तंज किया गया है। इसमें शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच के कारण समाते जा रहे हैं। यह शेर ऊपर से देखने में अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है, परंतु जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश करने से मना कर देता है, वह दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। मतलब हम अगर किसी व्यवस्था में हम बोले कि नहीं इसमें खामी, हम इसको नहीं करेंगे, तब वो व्यवस्था जो है हमको नीचा दिखाने का प्रयास करने लगती है। इस कथा के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि सत्ता और शासन व्यवस्था तब तक ही शांत बनी रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन होता रहे, लेकिन जब कोई उसकी आज्ञा मानने से मना कर देता है और विरोध करता है तो वह खूंखार हो उठती है तथा विरोध में उठने वाले स्वर को कुचलने का प्रयास करती है।
इस कहानी के माध्यम से लेखक ने आज की सुविधा भोगी, अहिंसावाद और सह अस्तित्ववादियों का ढोंग करने वाले राजनीतिज्ञों और शासन व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है। तो आज की व्यवस्था पर वो प्रहार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने कुटच के लिए जिन पौरुष व्यंजनक नामों का उल्लेख किया है उनका कुटच से संबंध बताइए। कुटच के लिए उन्होंने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, वो सारे शब्द हमें बताने हैं और उनका संबंध भी हमें कुटच से बताना है। तो देखिए कैसे है, लेखक ने कुटच के लिए अकुतो भय, गिरि गौरव, कुटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पाताल भेद आदि पौरुष व्यंजकों का उल्लेख किया है। ये सब नाम कुटच के गुणों से मेल खाते हुए उससे संबंध रखते हैं। अब कैसे संबंध रख रहे हैं देखिए, पहला है अकुतो भय, यानी कुटच किसी से भी नहीं डरता है, यानी जो किसी से ना डरे उसके लिए अकुतो जो भय है। फिर है गिरि गौरव, वह पर्वत पर पुष्पों से लदा है, इसलिए पर्वत का गौरव कहना उचित होगा। वो पहाड़ के ऊपर है और वो भी फूलों से सजा हुआ है, इसीलिए उसको गिरि गौरव नाम दिया है। फिर दूसरा है कुटोल्लास, वह गिरिकूट का उल्लासित रहता है, यानी कि गुरुकोट जो है उससे वो उस उल्लास से भरा रहता है, इसलिए उसे कुटोल्लास बोला है। फिर है अपराजित, कुटच पराजय नहीं होता इसलिए उसको अपराजित बोला गया है। धरती धकेल, धरती को धक्का देकर उसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं। अब वो चट्टान पे पैदा होता है मगर वो नमी कहाँ, उसकी जड़ें जो हैं वो पत्थरों और चट्टानों के बीच पे भी जाकर अपने लिए नमी खींच लेती हैं। तो एक तरीके से क्या है, वो पत्थर को धकेल कर अपनी नमी प्राप्त करता है, इसलिए उसको क्या दिया गया है, धरती धकेल नाम। फिर है पहाड़ फोड़, पहाड़ के सीने को फोड़कर शान से खड़ा है, पहाड़ के ऊपर खड़ा रहता है कि पहाड़ के ऊपर कोई भी जो है एक पौधा नहीं उग सकता, लेकिन वो पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर पहाड़ फोड़ के निकलता है और उसके ऊपर शान से खड़ा रहता है। फिर है पाताल भेद, पहाड़ के सीने को फोड़कर भोजन अर्थात जीवन के लिए कुटच पाताल तक जाता है। अपनी नमी कहाँ से प्राप्त करता है, पाताल से। होता पर्वत पर है लेकिन अपने लिए पोषण कहाँ से प्राप्त करता है, पाताल से। और क्या करता है, वो पर्वत को भेदता हुआ जाता है, इसलिए उसको पाताल भेद कहते हैं। अतः उपर्युक्त सभी नाम कुटच के लिए सार्थक तथा उचित हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 13 पे। क्या दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब हमारे पास हमारे गद्य खंड से जो पाठ है उनमें से एक गद्यांश रखा गया है, इसको पढ़ना है, फिर इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है। ये है हमारा 6 मार्क्स का। देखिए, मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था सॉरी कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था कि किसी ना किसी दिन कसाई की नजर मुझ पर जरूर पड़ जाएगी। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वही हुआ, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। तो ये शेर लघु कथा से हमारे सामने प्रस्तुत है। हमने यहाँ पर देखा था कि कभी जब हमारे लेखक जो हैं वो जंगल में पहुँचते हैं और शेर को देखकर उनकी क्या दशा होती है। तो सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित लघुकथा शेर से उद्धत है। इस लघु कथा की रचना असगर वजाहत ने की है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने आम आदमी की स्थिति तथा व्यवस्था एवं सरकारी तंत्र की वास्तविकता का वर्णन किया है। व्याख्या क्या है, लेखक कहता है कि वह शहर से डरकर जंगल इसलिए भागा था क्योंकि उसे सत्ता की खामियों का पता चल गया था। शहर की व्यवस्था उसे अपने अनुकूल नहीं लग रही थी। वह बनी बनाई लीक से हटकर चलना चाहता था, लेकिन लीक से हटकर चलने वालों के लिए व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को जंगल में शरण मिल सकती है। उसे डर था कि किसी ना किसी दिन कसाई अर्थात सरकारी तंत्र की नजर उस पर पड़ सकती है और वह उसे नष्ट कर देंगे। तो इस चीज का उसको डर था कि पड़ जाएगी और वह नष्ट कर दिया जाएगा। जिस प्रकार कसाई से पशु नहीं बच सकता, उसी प्रकार वह भी व्यवस्था में पिस ही जाएगा। इसीलिए वह जंगल की तरफ भाग लिया। जंगल में उसका पहला दिन था। वहां उसने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर के खुले मुंह को देखकर वह बहुत घबरा गया।
क्योंकि सभी जानवर उसके मुंह में अपनी स्वेच्छा से चलते चले जा रहे थे और डर का कारण एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप खड़ा। और डरा क्यों था? क्योंकि शेर का मुंह खुला था बहुत बड़ा सा, और जितने भी जानवर थे, कुत्ते थे, लोमड़ी थी, खरगोश थे, सब अपने अपने लाइन बना के उसके मुंह में अपने आप जाते जा रहे थे। इस चीज से हमारे लेखक डर जाते हैं और झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाते हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 14 में। इसमें हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका अंतराल से प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो है 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से एक प्रश्न करना है, उत्तर हमें देना है 60 शब्दों में। एक प्रश्न हमारा रहेगा 3 मार्क्स का। तो पहला प्रश्न हमारा विस्कोहर की माटी से है। विस्कोहर की माटी के आधार पर सिद्ध कीजिए यह पाठ ग्रामीण जीवन के रूप, रस, गंध को उकेरने वाला मार्मिक लेख है। अब देखिए, लेखक ने जब ये पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया तो उसमें क्या था? उसमें प्रकृति से इलाज भी था, बरसात के समय निकलने वाले जीव जंतु जैसे सांप हैं, बिच्छू हैं, पतंगे हैं, जो भी है सब कुछ के बारे में बताया। सारी प्राकृतिक दशा उनको बताई कि बरसात के समय कैसे रहता है, गर्मी में जब लू लग जाती है तो क्या होता है ग्रामीण में, सभी कुछ इस पाठ में बताया गया है। तो वही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है, यानी कि ग्रामीण जीवन कैसे उकेरा गया है ये चीज आपको बतानी है। विस्कोहर की माटी पाठ में गांव की प्राकृतिक छटा का सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है। गांव के तालाबों में से कमल पत्र लाकर भोज में उनका प्रयोग किए जाने, शरद ऋतु में गांव के गड्ढों में पानी भरने पर उसमें कुमुद खिलने, सिंघाड़े के सफेद पुष्पों से भरे तालाब में से गंध मिश्रित धीमी ध्वनियों से निकलने, विभिन्न प्रकार की सब्जियों जैसे लौकी, तोरई, बैगन, भिंडी आदि के फूलों, विभिन्न प्रकार के फूलों जैसे आम, कदम्ब, अमरूद, शरीफा आदि के फूलों का उल्लेख करने से ग्रामीण परिवेश को समझना आसान हो गया। पाठ में फूलों का संदर्भ ऋतुओं को जोड़कर विचारों को क्रमिक रूप से आगे बढ़ाया गया है, कि मतलब फूलों को भी विचारों से आगे आगे बढ़ाया गया है। पाठ में वर्षा ऋतु के आगमन पर कुत्ते, बकरी, मुर्गी, मुर्गे के खुश होकर उछलने, जोंक, केचुआ, जुगनू, करकच्ची, गोंजर, मच्छर, डांसा जैसे कीड़े मकोड़ों के बढ़ने का भी उल्लेख है, कि बरसात के समय जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं उन सब के बारे में भी बताया गया है। लेखक द्वारा शरद ऋतु में तालाब में नीले प्रसन्न जल को देखकर उसमें देवी देवताओं के प्रकट होने की बात सोचने तथा खटिया पर लेटी मां के पेट से चिपककर दूध पीने के साथ साथ चांदनी के पीने का उल्लेख किया गया, किस तरीके से वो अपनी मां से चिपककर दूध पिया करते थे और साथ ही साथ चांदनी का आनंद लिया करते थे, ये भी बताया गया है। अपने से 10 वर्ष बड़ी औरत की सुंदरता की तुलना हेतु लेखक द्वारा जूही और चांदनी का चयन किए जाने तथा रोगों के उपचारों में ग्रामीण द्वारा स्थानीय पेड़ पौधे व फूल फलों का प्रयोग किए जाने से भी ग्रामीण जीवन शैली और वहां की संस्कृति का स्वतः आभास होने लगता है। तो लेखक किस तरीके से अपने से 10 वर्ष बड़ी स्त्री के प्रेम में आ जाते हैं और उसका वर्णन जो चांदनी और जूही की लता से किया उन्होंने वो बताया, साथ ही इसे ग्रामीण परिदृश्य से भी जोड़ा वो है। अतः यह कहना सत्य ही होगा कि प्रस्तुत पाठ ग्रामीण जीवन के रूप, रस, गंध को उकेरने वाला मार्मिक पाठ है। तो मतलब इसमें हमने ग्रामीण जीवन का पूरा ही उल्लेख पढ़ा है बहुत अच्छे से। दूसरा प्रश्न है, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ में लेखक का खाऊ उजाड़ू सभ्यता से क्या तात्पर्य है? यूरोप और अमेरिका की इस सभ्यता के विकास की क्या भूमिका है? देखिए, मालवा बहुत ही संपन्न सभ्यता रही। यहाँ पर जब पानी की कमी हुई तो यहाँ के राजा महाराजाओं ने यहाँ पर बहुत सारे तालाब, कुएं और बावड़ियों का निर्माण कराया, और जो है जब अगर बारिश कम भी हो, ज़्यादा भी हो, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पानी जो है उनके पास साल भर बना रहता है। ये सभ्यता बहुत ही संपन्न थी। लेकिन आजकल पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने, उनका अनुकरण करने के कारण ये सभ्यता अब धीरे धीरे जो है वो जो है उजड़ने के कगार पर आ गई है। हमने देखा है कि यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है अब अपनी सभ्यता को बचाए रखने का प्रयत्न नहीं करते हैं और उसको उजाड़ने पर लगे हुए हैं। तो ये ही आपको खाऊ उजाड़ू जो सभ्यता है वो उल्लेख करनी है। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में लेखक का खाऊ उजाड़ू सभ्यता से तात्पर्य ऐसी सभ्यता से है जो वास्तव में हमें विकास की ओर नहीं बल्कि उजाड़ की ओर ले जा रही है।
लेखक ने इसे अपसभ्यता कहा है। आज यूरोप के देशों और अमेरिका जैसे विकसित देशों के द्वारा इसी खाऊ जाड़ू सभ्यता को प्रयत्न दिया जा रहा है। मतलब क्या है, ये यूरोप के और पश्चिम की सभ्यता का जो हम अनुकरण कर रहे हैं, इसी के कारण ये सभ्यता उजड़ने की कगार पर आ गई है। इस विध्वंसकारी सभ्यता को अपनाकर ये देश मानव जगत के साथ साथ प्रकृति को भी विनष्ट करने पर लगा हुआ है। तो अब क्या है, हमने प्रकृति को भी दोहन करना शुरू कर दिया है, तो अब धीरे धीरे वो भी नाश के कगार पर आ गई है। इन देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को यूज एंड थ्रो की नीति अपनाकर प्रयोग में लाया जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चय ही घातक एवं अशुभ है। तो मतलब हमने जैसे है ना, यूज एंड थ्रो वाली पद्धति है, मगर जबकि हमारी संस्कृति क्या है, हम कोई भी चीज को बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं, यानी जिसमें हमारी प्रकृति भी आती है। तो आज जो हम पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हो रही है। इन देशों के द्वारा काफी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन के कारण धरती के तापमान में तीव्र 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई है। ये देश इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि पर्यावरण संबंधी समस्या का संबंध गर्म वातावरण से है। अमेरिका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करने पर भी राजी नहीं है। वह प्रकृति व प्राणी जगत के अस्तित्व की रक्षा के लिए भी अपनी सुविधाभोगी जीवन शैली को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार अमेरिका सहित यूरोप के विकसित देश खाऊ उजाड़ू सभ्यता का समर्थन कर उसे पाल पोस रहे हैं। ऐसी सभ्यता, आप एक तो गलत काम कर रहे हैं, उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण ही तो नष्ट हो रहा है ना। आपसे गलती हुई है मत, लेकिन कम से कम उसको सुधारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी खत्म हुआ और इस प्रश्न के साथ हमारा ये पूरा प्रश्न पत्र भी खत्म हुआ। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र आपके हम सॉल्व कराते जा रहे हैं, सैंपल पेपर। बहुत ही तेजी से रफ्तार से इनको लिखिए, क्योंकि लिखने के लिए बहुत कुछ है, समय 3 घंटे का है, तो आपको बहुत ही स्पीड से इन सारे आंसर्स को लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इन बुक्स को हमने आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से तैयार की है। जैसे कि अभी हम सैम्पल पेपर कर रहे थे, तो हमारे पास एक बुक हो जाती है जिसमें हमारे सारे सैम्पल पेपर्स रहेंगे। हमने NCERT सॉल्यूशंस किए हुए हैं, तो एक बुक ऐसी रहेगी जिसमें हमारे सभी चैप्टर के NCERT सॉल्यूशन रहेंगे। इसी तरीके से एक हमारे पास MCQs बुक रहेंगे, इसलिए अलग अलग कैटेगरीज की बुक हमारे पास में रेडी है। अब आता है सवाल कि इनको हम प्राप्त कैसे करेंगे। तो प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया गया है, उस लिंक में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए। जल्दी हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारी टीम मेंबर्स हैं, आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको ये बुक प्राप्त करने में मदद भी करेंगे। तो बुक प्राप्त करके भी आप आसानी से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।